नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की राजनीति और भारत के राजनैतिक नेता किसी एक कंपनी के लिए काम करते हैं? क्या भारत के राजनेता और भारत की सरकार के खिलाफ यदि आपको कोई डाटा जाता है या आपका कोई सर्वे जाता है तो उस स्थिति में आपको फांसी पर चढ़ाने की उनकी नीयत होती है? क्या आप जब सच बोलते हैं और सरकार के नेक्सस को खोलते हैं, उसकी पोल खोलते हैं, तो आपका फंसना तय हो जाता है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आपसे बात करेंगे और इसी पर बात करेंगे कि कैसे देश की जनता को लूटा जाता है और उसके बाद में चंद पूंजीपतियों को उसके बूते समृद्ध बनाया जाता है। आपको लूट करके देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, मगर अर्थव्यवस्था चौपट जाती है। तो यह जब स्थितियां हो तो इस पर चर्चा करना बनता है। तो आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आज सुबह हम सब ने खबर पढ़ी होगी कि जो कुकिंग गैस है, यानी रसोई गैस जो नेचुरल गैस से बनती है, वो घरेलू सिलेंडर 50 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 350 रुपए महंगा हो गया। तो अचानक आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं हो गया। नेचुरल गैस महंगी नहीं हुई है बल्कि सस्ती हुई है पहले से। बावजूद इसके आप पर यह बोझ डाला गया है। नहीं चाहिए ऐसी मोदी सरकार जो करे रसोई गैस सिलेंडर 1100 के पार और कॉमर्शियल सिलेंडर 2100 के पार। आज सवाल ये उठता है कि ये लगातार रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतें कहां जाकर थमेगी, और ऐसा क्या था कि 2014 तक यूपीए की सरकार ने रसोई गैस की सिलेंडर की कीमत को 500 के बाहर नहीं आने दिया। उसका कारण यह था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में रसोई गैस सिलेंडर पर 2,14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, और पिछले 9 साल में मोदी जी ने मात्र 36,500 करोड़ रुपए की दी। अर्थात जो सब्सिडी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दी उसका 10-12%, 15% मोदी जी ने दिया है। और तो और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोदी जी ने रसोई गैस सिलेंडर, डोमेस्टिक यूज वाले सिलेंडर पर 5% की जीएसटी और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 18% की जीएसटी लगाई। तो अब सप्ताह भर बाद जो होली आएगी उसमें ना तो आप घर में कुछ मीठा बना सकते हो, क्योंकि घर में बनाओगे तो आटा पिछले 1 साल में 40% महंगा, दूध पिछले 1 साल में 8 रुपये प्रति लीटर महंगा, मसालों और मेवों में 21% का जम, और बाहर से लाओगे तो रसोई गैस जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसमें 350 रुपये की वृद्धि। तो ना तो घर में बना पाओ ना बाहर से ला पाओ, फिर भी बोलो हैप्पी होली और उसके बाद बोलो थैंक यू मोदी जी। ऐसा शासन, ऐसी सरकार देश को नहीं चाहिए। और यह बोझ डालते वक्त आज स्थिति यह है कि घरेलू गैस की बात करें तो घरेलू गैस का सिलेंडर आपको 1150 से लेकर के 1200 कुछ रुपए तक का पड़ेगा। हर राज्य के हिसाब से जो जीएसटी और दूसरे टैक्सेस हैं और सबको मिलाकर के जो होता है उस और उस पर भी, कुकिंग गैस पर भी मोदी सरकार ने टैक्सेस लगा दिए हैं। पहले की सरकार उस पर तकरीबन 2,35,00,000 रुपए की सब्सिडी देती थी जिससे आम आदमी अपना घर चला सके, और मोदी सरकार ने 9 साल में सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और उसके बाद 2020 से वो भी बंद कर दी, उल्टा उस पर जीएसटी भी लगा दिया। इससे आप समझ सकते हैं 1 साल में 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
होली से पहले आम आदमी को लगा है बड़ा झटका। बड़ी खबर बता दें, घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपए का मिलेगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो उसके दाम में भी वृद्धि हो गई है। 350 रुपए की बढ़त इसमें भी हो गई। दाम बढ़ गए हैं। तो एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दोनों ही महंगे हो गए हैं। शादी में 1100 का शगुन डालो, नव दंपति एक बार सिलेंडर भरवा सकते हैं उससे। चलिए, तो ये आपके घर की रोटी छीनने का तरीका है। और रोटी एक तरीके से नहीं छीनी जा रही, विभिन्न तरीकों से छीनी जा रही है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। बार बार इसको मैं बताता रहा हूं। एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहण करता है मां के दूध के बाद, तो वो है दूध। 2022 कैलेंडर ईयर में दूध के दाम 8 रुपए प्रति लीटर बढ़े। चलो माँ बाप कैसे तैसे करके दूध की व्यवस्था कर लेते हैं। दूध के बाद दूसरा आहार ग्रहण करता है तो वो है अनाज। पिछले एक साल में आटे के दामों में 40% की वृद्धि हुई है, 40% इन 1 ईयर। चलो साहब, माँ बाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए। तो फिर उसके बाद वो खाता है सब्जी और मसाले। जनवरी 2023 में मसालों के ऊपर जो इन्फ्लेशन था वो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 21%, 21.09% रहा। चलो साहब, वहां तक भी जैसे तैसे करके ले आए। सब्जियां तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है, वो तो अभी रही नहीं। चलो जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा, तो माँ बाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए, तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन, तो लोन पे ब्याज दर बढ़ा दी। चलो साहब, वो भी जैसे तैसे व्यवस्था हो गई, बच्चा पढ़ लिख गया। अब रोजगार का बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.45%। उसके बाद उस बच्चे को मोदी सरकार कहती है कि जो जन्म से लेके यहां तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक यू मोदी जी। और वही कि दूध के दाम सिर्फ जो है चंद महीनों में 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। एक साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए चंद महीने कह रहा हूं। आटे के दाम 40% महंगे हो गए, 40% आटा महंगा हो गया। मसालों के दाम 21% से अधिक महंगे हो गए। और पढ़ाई के लिए जो आप लोन लेते थे वह लोन भी बहुत महंगा हो गया है, उससे आप जानिए। इसके बाद जो देश की बेरोजगारी दर है वो भी 7.5% से अधिक है, तो यह भी आप जान लीजिए। जब बेरोजगार हैं, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, उसके बाद में किसकी बात करेंगे? उसके बाद में बात करेंगे कि स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि आज जो तीसरी तिमाही के जो कल रिजल्ट आए हैं और उसके मुताबिक जो जीडीपी का आंकड़ा आया है उसमें भारत की जीडीपी फिर से अनुमान के कम है और 4.4% रही है, जो अपने आप में दुखद स्थिति है। दूसरी तिमाही में 6.3 रही थी, जिसे 7.8% का माना जा रहा था आएगी। इसी तरीके से जो है 4.4 आई है, इससे भी बहुत ज्यादा आंका गया था लेकिन नहीं आई है। तो यह स्थिति है। यह देश की जीडीपी है जो लगातार डाउन पे जा रही है, और जीडीपी की, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी ग्रोथ की थी वो जब हम पिछले उसमें देखते हैं तो ये 13.5% थी और अब ये स्थिति है। तो इस तरह की जब स्थितियां हों तो फिर बात बनती है कि आखिर ये देश बर्बादी में जा कहां क्यों रहा है और यह स्थिति क्या है। तो इन सारी बर्बादियों का खुलासा किया था एक, आपको याद होगा अभी रिपोर्ट आई थी ओफ्लैक्स की, और इस रिपोर्ट में जो उसने बताया था किस तरीके से हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की 50% से अधिक की 60% संपत्तियां हैं। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की 60% संपत्तियां। इससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान के 1% लोगों ने इस देश की सारे उस पर कब्जा कर लिया है, और
स्थिति ये कि हिंदुस्तान का जो सबसे गरीब तबका है, जिसके पास में सिर्फ संपत्तियों का जो है बहुत छोटा सा 3% हिस्सा है, और जिसके पास सबसे कम हिस्सा है, वो हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जो 65% के करीब। तो यानी 65% टैक्स वो देता है, और जिनके पास सबसे बड़ी संपत्तियां हैं वो सिर्फ 3% टैक्स देते हैं। तो यह एक सत्य है, और जब इस सत्य को खोजा था, वो खोजा था थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जिसे सीपीआर कहते हैं, और इस सीपीआर ने ऑक्सफैम के साथ मिलकर सर्वे किया था। उस सर्वे में तमाम सारी चीजें आई थी, लेकिन अब क्या होता है, अब वो बार बार सरकार के सच सामने ला रहा था, आंकड़े सारे पूरे प्रस्तुत कर रहा था, और इस कारण से गृह मंत्रालय ने उसका जो विदेश से जो उसको रिसर्च के लिए पैसा मिलता है उस पर रोक लगा दी, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आप समझिए, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उसने गृह मंत्रालय में इसको रिव्यू करने की बात कही कि हमने तो कोई फेरा काया किसी भी चीज के नियम का उल्लंघन नहीं किया है, तो हमें क्यों वो किया जा रहा है। तो उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी गई, और उसकी याचिका को रद्द करके उस पर रोक लगा दी गई, लाइसेंस निरस्त। यह हिंदुस्तान है। यही वजह है कि जो आईना दिखाएगा वो फंसेगा, रोएगा, और आईना दिखाने वाले कोई जेल भेजे जाते हैं, कोई कैसे परेशान किए जाते हैं, क्या होता है। तो यह दशा है। तो आज जब आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार का मंत्रालय खुद मानने को अब मजबूर हुआ, आरबीआई मजबूर हुआ कि भारत की जीडीपी नीचे आ गई, आनी भी थी। हम जानते हैं, क्योंकि जो दशा थी, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया गया है, चंद पूंजीपतियों के लिए देश को नीलाम कर दिया गया है, तो यह होना ही था। और अब आप समझिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खेल करते हैं, उसी खेल का नतीजा है वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है, उन पर 66 करोड़ रुपए का ऐसा कर्ज है जिससे वो बेहाल है और उनकी स्थिति खराब। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने उनसे जीत करके गुजरात चुनाव में अपने आप को वोट के लिए किया क्या, उनका जो फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के एक इंडस्ट्री लगानी थी, फैक्ट्री लगानी थी, उस फैक्ट्री को महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात ले गए, और गुजरात में उठक पड़ी हुई है, क्योंकि अब स्थिति यह है कि करें कैसे। उनके पास भी पैसे की समस्या और बहुत सारे संकट खड़े हैं, और फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू जो है हिंदुस्तान आते हैं तो मोदी जी उनको गले लगा लेते हैं। तो आप समझिए चाइना का कनेक्शन है कि चाइना के आगे किस तरीके से मोदी सरेंडर है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं। और इसके बाद में ये सिंपल सी बात नहीं है, जिस तरीके से लूट हो रही है उसी को समझिए। कोल इंडिया ने पिछले 5 साल में देश के बिजली घरों को दिए जाने वाले कोयले में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी की, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि नहीं साहब, अदानी का कोयला खरीदो, विदेश से इंपोर्ट होकर आने वाला कोयला खरीदो, और इसको लेकर के तमाम सरकारी उनको जारी किया कोयला मंत्रालय ने, आरके सिंह के उससे मंत्रालय से इस पर चिट्ठी जारी, और चिट्ठी जारी करने का नतीजा क्या हुआ कि कोयला उसके मुकाबले बहुत महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि बिजली के दाम बढ़ गए थे। तो साहब आपकी रियायत भी छीनेंगे, आपका सब कुछ छीनेंगे, सिलेंडर आपका हो ही गया, ना आप रोटी खा पाओ, आटा भी महंगा, दाल भी महंगी, चावल भी महंगा, सारी चीज महंगी, तो महंगाई में आप जियो। तो ये स्थिति। दूसरी तरफ अदानी को कैसे मदद की जाए, इसके लिए LIC हो, SBI हो और तमाम बैंकें हो, सबको किस तरह से दबाव में लिया जाता है और किस तरीके से उनसे कहा जाता है नहीं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, और नतीजा क्या होता है, उनमें पैसा डूबता है, मूलधन भी डूबता है। और जब यह डूबता हो तो आप समझ सकते हैं। SBI देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए LIC और SBI को ऑर्डर दिया गया? LIC ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स
जो ज्यादा रिस्क लेते हैं उन्होंने भी ये नहीं किया। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में ना सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो अदानी सेठ के लगाए हुए पेड़ और उसका नतीजा है बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और खुद मोदी सरकार ने इसे जिस तरीके से सींचा, जिस तरीके से बढ़ाया, इसका उदाहरण कि आप समझिए जो अदानी समूह है उसकी जो संपत्ति हुआ करती थी वो 50,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ थी 2013 में 14 में, और 2013-14 में जिसकी 50,000 करोड़ की नेटवर्थ थी वो अचानक क्या ऐसा हुआ कि एकदम से उसकी मार्केट कैप करीब 21 लाख करोड़ की हो गई और उसकी अपनी नेटवर्थ 13 लाख करोड़ की हो गई। आप समझिए, तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी को किस तरीके से अदानी को बढ़ाया, किस तरीके से किया, तो ये सारी बातें सामने आती रहती है और ये लगातार आई। तो ये स्थिति है और इसका असर क्या है? भारत का शेयर बाजार जो इतना समृद्ध हो चला था वो शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है और स्थिति यह है कि अब वो 258 लाख करोड़ का रह गया है जो पिछले जुलाई की तुलना में सबसे कम। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। पिछले 2 महीने में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, सारी चीजों की स्थिति खराब है और लगातार बढ़ रहा है। लेकिन साहब एग्जिट पोल होंगे, सब कुछ होंगे, आप बोलेंगे, आप सवाल उठाएंगे, विपक्ष सवाल उठाएगा तो साहब ईडी आ जाएगी, कभी सीबीआई आ जाएगी, कभी इनकम टैक्स आ जाएगी, छापेमारियां होने लगेंगी, गिरफ्तारियां होने लगेंगी। तो ये खेल चल रहा है और ये खेल चल रहा हो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक भ्रष्ट है उन्होंने भगवा ओढ़ लिया तो साहब वो पवित्र हो गए। तो इस तरह की स्थिति। आप एक और डाटा समझिए, सिर्फ ज्यादा पुराना मत जाइए। 24 जनवरी को रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, तो 24 जनवरी के बाद जो 24 जनवरी को 702 रुपए का LIC का शेयर था वो फरवरी में 27 फरवरी को 566 रुपए का हो गया। क्यों गिरा? क्योंकि अदानी साहब का वो समर्थन कर रहा था, उनको वित्त पोषित कर रहा था। इसी तरीके से SBI का जो शेयर था वो 594 रुपए का था और स्थिति यह है कि वो फरवरी को 519 रुपए का रह गया। तो आप समझिए 27 फरवरी को 519 रुपए का रह गया। इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थिति है। बैंक ऑफ बड़ौदा 24 जनवरी को 177 रुपए का था, या 178 कह सकते हैं क्योंकि 177.95 95 पैसे का। तो और 27 फरवरी को वो 153 रुपए का रहेगा। आप इससे समझिए पंजाब नेशनल बैंक की यही स्थिति है। उसका शेयर भी 14.95 यानी 15% की गिरावट हुई है। तो 15% गिर गया हो, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। 47 रुपए कुछ पैसे का आ गया है। तो यह आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अदानी सेठ के लिए काम हो रहा है, सेबी, NSE और सारे सब मिल करके जिस तरीके से सरकार मिल करके गठजोड़ कर रही है और सब कुछ कर रही है, तो उससे स्थितियां खराब है। निफ्टी की इक्विटी और म्यूचुअल फंड का 41 लाख करोड़ रुपया पड़ा है और उन सब में स्थिति है कि डावाडोल है। जब बाजार गिर रहा होगा, चीजें गिर रही होंगी, तो आप समझिए अदानी की दौलत गिर रही है लेकिन LIC भी रोज नुकसान उठा रही है। तो यह दशा है और यह दशा हो तो आप समझिए। कहते थे काला धन लाएंगे और जाने क्या बातें कहते थे, लेकिन विदेशों में काला धन वापस लाने की बात तो छोड़ दीजिए, वहां बढ़ और गया, इतना बढ़ गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 10 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई और उनमें 10 में से समझिए किसको मिलेगा? अदानी को मिलेगा। तो यह दशा है। तो जो भी और कोई बोली लगाने जाएगा वो करेगा, सारी चीजें नहीं मानेगा इनकी, तो उसके यहां ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, दूसरे पहुंच जाएंगे। इसलिए साहब सब कुछ किसको देना है? अडानी को देना है। तो इन सारी चीजों का खेल हुआ और इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो खेल किया वो सिर्फ उसके लिए खेल किया। और इसका जब खुलासा किया ऑफ्लेक्स ने तो हुआ क्या कि साहब उनके यहां उनके लोगों पे प्रतिबंध लग गए, कार्रवाइयां होने लग गई। तो यह स्थिति।
और इसको छोड़ दीजिए, स्थिति तो यहां तक हो गई है, गैस सिलेंडर तो महंगा ही हुआ है। बाबा विश्वनाथ जहां कहते थे बाबा ने, गंगा मां ने मुझे बुलाया, वहां पर काशी विश्वनाथ बाबा की आरती करना महंगा हो गया। साहब आरती यदि आपको करनी है सुबह की तो 500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा भक्तों को जहां पर, मतलब आप ये सोचिए इस तरह की स्थितियां हैं कि एक चीज नहीं, रोज महंगा हो रहा है। जहां कभी 50 रुपए भी नहीं लगते थे, वहां पर आज 500 रुपए लग गए। और इस तरह से, और ये इस एक चीज में नहीं है, तमाम तरह के दर्शन में, दूसरी चीजों में, सब चीजों में इसी तरीके से बढ़ाया गया और इसी तरीके से लूटा जा रहा है। तो यह स्थिति और इन्हीं सब लूट का परिणाम क्यों है? क्योंकि देश को नफरत में फंसाया जाता है, देश को उलझा दिया जाता है नफरत। आप ये खाएंगे, ये करेंगे, ये पहनेंगे, ये देखेंगे, और इस तरह से करके आपको लूटा। पैसा कहां से आएगा? पैसा तो आता है कि यदि सार्वजनिक उपक्रम होते हैं तो उनसे आमदनी होती है, उससे सरकार को मिलता है और बहुत सारी चीजों से मिलता है। तो उन सब से जो पैसा आता है वो आपको लगता है। उसके अलावा टैक्सेस से आता है, तो टैक्स कम से कम लगे और अधिक से अधिक इतर से हम कमाई करें। हम सरकारी जमीनें और ये सारी चीजें बेचे नहीं, बल्कि उनकी देखरेख करें, उनका सही प्रबंधन करें, यह काम होता है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार का फोकस उस पर था ही नहीं। हम बुलडोजर चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम नफरत के खेल खेलेंगे। तो ये नफरत के खेल, आप क्या खाएंगे सरकार डिसाइड कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। इसी को लेकर नॉर्थ कोरिया में, जैसे नॉर्थ कोरिया का जो किंग है उसने ऑर्डर जारी किया कि साहब नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड की फिल्में नहीं देख सकेंगे। यदि किसी ने देखा, बच्चे ने देखी, तो उसके मां बाप को सजा होगी, 5 साल की सजा। तो आप समझिए 6 महीने का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये स्थिति इतना ये है। इसी तरीके से वहां पे तो एक दिन, इसी दिसंबर की बात है, नॉर्थ कोरिया में हाई स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों को इसके लिए मौत की सजा दे दी गई। तो रेडियो पर फ्री एशिया की रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक 15-16 साल की उम्र थी और सरेआम भीड़ के सामने गोली मार दी गई। तो यह स्थिति है। कोरियन ड्रामा डिस्ट्रीब्यूशन भी किए थे और सारी चीजें, इन सारी चीजों को लेकर तो आप वही हो रहा है कि आज आप सरकार को यदि घेरेंगे, सरकार को बताएंगे, उसके लिए व्यंग करेंगे, तो साहब आप जेल जाएंगे। और यदि आप सरकार की वाहवाही करेंगे तो आप चोरी करते रहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सरकार भी धन्यवाद करेगी, मदद भी करेगी। लेकिन यदि आप देश की बात बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो आपका हर तरह से नुकसान होगा। इतनी नफरत, इतने घृणा के साथ और इस तरह से जब सरकारें चल रही हैं तो जनता का तो कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा तो आप ही की जेब से निकाला जाएगा। आपको लगता है, सही प्रबंधन करने वालों को लाइए। आप देखिए कांग्रेस ने 500 रुपए का यदि सिलेंडर किया तो उसे कैसे मैनेज किया। सीमित संसाधन होते हैं राज्य के पास में आते, लेकिन उसने उससे मैनेज किया उसने कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, और उसे मैनेज किया। तो मैनेज करना आना चाहिए। इसको लेके तमाम अर्थशास्त्री बात करते हैं, तमाम लोग बात करते हैं, लेकिन यह सरकार समझना नहीं चाहिए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को बताया कि किस तरीके से सरकार की नीतियों के कारण आज आप बर्बादी में जा रहे हैं, आप महंगाई का शिकार हैं, आपका सब कुछ लूटा जा रहा है। यह भी समझिए। Yesterday we had seen that the Q3 results of the current financial year were disclosed by government, and we got a Q3 growth of only 4.4%. Why it had happened? The reason is that manufacturing is having a negative growth, a contraction of minus 1.1%, and the private consumption is not picking up. And how private consumption can pick up? When petrol prices are going up, diesel prices are going up, gas cylinder prices are going up, the essential items like flour, like masalas, like cloth, like textile for common use, all there is a higher inflation on the essential items used by the common people of our country.
And after that, if you ask a question to the Modi government, they will say, ED, go and arrest him. CBI, go and arrest him. Police, go and arrest him. This is not the economic governance model of any democratic government. जब हम इन सब को देखते हैं तो एक बात सामने आती है, देश सर्वोपरि, लेकिन ये समझना पड़ेगा और ये समझेगा, ये समझना है आप। यदि आप नहीं समझेंगे तो आप वोट डालते रहिए धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे, जात के नाम पे, और बर्बाद होते रहिए। नहीं तो यह देश चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य चाहिए, आपका भविष्य चाहिए, सबको खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आपको इनसे दूरी बनानी है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।